किसी अयोग्यता की पूर्ति किसी दूसरे क्षेत्र में, अपनी किसी अयोग्यता की पूर्ति किसी दूसरे क्षेत्र में योग्यता को बढ़ाकर करना, योग्यता को बढ़ाकर करना, योग्यता को बढ़ाकर करना। समझ में आई क्या? देखो इसमें प्रश्न आएगा ना तो इस भाषा पे आएगा। बाकी इसके दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि जिसमें आप कमजोर हो उसी में मेहनत करोगी। गणित आपको नहीं आता तो आप गणित में इतनी मेहनत करो कि आप बढ़िया हो जाओ, ये तो होगी प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, मतलब जिसमें कमजोर हो उसी में मेहनत करना। और एक होती है अप्रत्यक्ष, जितने भी प्रश्न आएंगे, जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, वो केवल अप्रत्यक्ष से रिलेवेंट ही आएंगे। तो अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें कमजोर हो उसके बजाय आप किसी दूसरी फील्ड में अच्छा कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। तीनों एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं वो किसके थे? अप्रत्यक्ष के। एग्जाम में भी कौन से आए? तीनों वही आए। लिख लो बाकी एग्जाम नॉलेज के लिए। यह दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिस क्षेत्र में कमजोर हैं उसी में मेहनत करना, जिस क्षेत्र में कमजोर हैं उसी में मेहनत करना, जिस क्षेत्र में कमजोर हैं उसी में मेहनत करना। इससे प्रश्न नहीं आएगा। आप समझिए चीजों को कि मुझे करना क्या है और परीक्षा में प्रश्न क्या आ रहा है, वो चीज समझते जाइए। किताबों में क्या लिखा है और वो चीज क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अप्रत्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनेगा। अप्रत्यक्ष क्या होती है? जिस क्षेत्र में आप कमजोर हैं या जिस विषय में आप कमजोर हैं, जिस क्षेत्र या जिस विषय में आप कमजोर हैं उसकी पूर्ति दूसरे विषय के माध्यम से करना। जिस क्षेत्र या जिस विषय में आप कमजोर हैं उसकी पूर्ति दूसरे विषय के माध्यम से करना, दूसरे विषय के माध्यम से करना। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। जैसे अब ये एग्जाम्पल दो बार आ गया, मतलब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया तो ये सही रहेगा आप, है ना। एक बालक जो विकलांग है वह गैर अकादमिक क्षेत्र में, मैं दोनों को मिला के एग्जाम्पल बना रहा हूं दोनों परीक्षाओं को ताकि लेटेस्ट कोई आए तो इससे जुड़ा हुआ जाए। एक विकलांग बालक जो गैर अकादमिक क्षेत्र में कमजोर है, गैर अकादमिक क्षेत्र में कमजोर है, वह अकादमिक योग्यताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके, वह अकादमिक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके, एक बालक जो गैर अकादमिक क्षेत्र में क्या है? कमजोर, वह गैर अकादमिक नहीं, जो नॉन एकेडमिक में अच्छा नहीं है, मतलब खेल वगैरह और जो चीजें हैं, वह अकादमिक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके समायोजन स्थापित करता है। यह है अप्रत्यक्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से प्रश्न आएगा, इसको याद रखना। दूसरी युक्ति लिखो आप क्षतिपूर्ति के बाद। आत्मीकरण, इसको तादात्म्य युक्ति भी बोलते हैं, तादात्म्य भी बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, एक प्रश्न आया है ग्रेड सेकंड में आया है, आत्मीकरण, तादात्म्य युक्ति, आइडेंटिफिकेशन। एक प्रश्न आया था, सिंपल सी भाषा आई थी कि आप अपने किसी भी आदर्श व्यक्ति, मतलब आपने किसी को आइडियल बना रखा है, उस आइडियल व्यक्ति के आप गुणों और अवगुणों का अनुकरण करना शुरू कर दो। हम सब के कोई ना कोई आइडियल होते हैं,
हम सब के होते हैं। कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, कोई की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आपको जो आदमी अच्छा लगता है, सही लगता है, आप उसकी हर बात को फॉलो करना शुरू कर दो, अनुकरण करना शुरू कर दो, तो वो आइडेंटिफिकेशन है। या इसका मतलब यूं ले सकते हो कि आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो जो ऑलरेडी बन चुका है जो इंसान, तो आप उसकी तरह व्यवहार करना शुरू कर दो, आइडेंटिफिकेशन है कि यार आप बहुत सफल व्यक्ति बनना चाह रहे थे, आप नहीं बन पाए, एक सफल क्रिकेटर बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए, तो जो सफल बन चुका है उसकी कॉपी करना शुरू कर दो, उसकी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दो, उसके पोस्टर लगा दो, अपने अपने नाम वैसे रख लो, उसकी हर चीज़ वैसी, उसके तरह डायलॉग बोलना शुरू कर दो, तो वो सब आप क्या कर रहे हो, वो आइडेंटिफिकेशन है। वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन। लिख लो। आदर्श व्यक्ति के, आदर्श व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का, आदर्श व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करना शुरू कर देना। आदर्श व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करना शुरू कर देना। गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करना शुरू कर देना क्या कहलाएगा, आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। समझ में आ गई बात। मतलब जो बन चुका है उसकी नकल करो आप। एक असफल व्यापारी सफल व्यापारी की तरह बातें करता है, आप असफल हो गए, टीचर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो आप क्या करते हो कि असफल होने के बाद टीचरों की तरह बिहेवियर कर रहे हो, उनकी तरह जेब में लाल और ब्लैक पेन, ब्लू पेन लिए घूम रहे हो, 10 बजे एकदम स्कूल के टाइम पे निकल जाते हो घर से, 4 बजे स्कूल के टाइम पे वापस घर पे आते हो। मतलब माहौल पूर्व भाई बना रहा है क्यों जना कि गवर्नमेंट टीचर हो रहे हो आदमी, लेकिन है कुछ नहीं बेचारा। तो वो एडजस्टमेंट करने के लिए वो कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है यार कि ठीक है मैं बिहेवियर तो वैसा कर रहा हूं ना, तो आइडेंटिफिकेशन है। और कुछ लिखोगे इसमें, समझ में आ गया हाथ पे, लिखो तो एग्जाम्पल लिखो तो ऐसा लिख लो। एक असफल व्यक्ति सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। एक असफल व्यक्ति सफल व्यक्ति की तरह क्या करता है, व्यवहार। असफल व्यक्ति सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। एक तीसरी युक्ति इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अंतःक्षेपण इसी का पार्ट है एक प्रकार से, दमन और समन था। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। अंतःक्षेपण क्या है, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, अंतःक्षेपण क्या होता है। अरे आत्मीकरण में तो थे के करो कि जो व्यक्ति जैसे बन गया उसकी तरह बिहेवियर कर रहे हो, वो जैसे व्यवहार कर रहा है उसकी तरह तुम बन रहे हो, उसकी तरह सब चीजें कर रहे हो। और इसमें क्या कर रहे हो, आप अपने आप को आइडियल व्यक्ति घोषित कर देते हो। भाई वहां तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, उसको अपने आप को डिक्लेयर कर देते हो कि मैं ही सलमान खान हूं। समझ रहे हो आप, यहां तो आप तेरे नाम बन के घूम रहे थे ऊपर वाले में तो, और यहां आपने कह दिया कि डिक्लेयर कर दिया मैं ही वही सलमान खान ओरिजिनल ही हूं। यहां लड़की कैटरीना कैफ की तरह लहरा के चल रही थी, और यहां उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ओरिजिनल बाई हूं। ठीक है, तो यहां अपने आप को घोषित कर दिया तुमने। जैसे मध्यकाल में राजाओं ने अपने आप को कहा कि मैं ही ईश्वर हूं, पहले उन्होंने अपने आप को क्या किया, भगवान जैसा देखने के लिए क्या किया, वैसी राज वेशभूषा, वैसी दरबार की साज सज्जा, वैसे उपनाम रखे, तो वो आइडेंटिफिकेशन था ईश्वर जैसा दिखने के लिए। और यहां क्या किया, लास्ट में जाके मध्यकाल में कई राजाओं ने क्या कर दिया, मैं ही ईश्वर, आई एम गॉड। तो ये जब आप अपने आप को डिक्लेयर कर देते हो कि मैं ही वो व्यक्ति हूं, इसका मतलब क्या है, इंट्रोस्पेक्शन है। यहां अपने आप को आपने डिक्लेयर कर दिया। तो लिख लो, इस युक्ति में व्यक्ति स्वयं को, इस युक्ति में व्यक्ति स्वयं को आदर्श व्यक्तित्व का, आदर्श व्यक्तित्व का भाग घोषित कर देता है। आदर्श व्यक्तित्व का भाग घोषित कर देता है, भाग घोषित कर देता है।
ये कौन सी युक्ति है? अंतक्षेपण। इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। 4 नंबर पे विलोपन, ये भी इग्नोर कर सकते हैं, इस पे भी कोई प्रश्न नहीं आया है। विलोपन, इसको विनिवर्तित व्यवहार भी बोलते हैं, विनिवर्तित व्यवहार भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको पलायन भी बोलते हैं, विड्रोल, विड्रोल कर लेना। विलोपन, विनिवर्तित व्यवहार या पलायन, तीनों में से कोई भी नाम आ जाएगा, बट आज तक आया नहीं है 20 सालों में, तो आप इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। विलोपन भी बोल दो, विनिवर्तित व्यवहार भी बोल दो, पलायन भी बोल दो। विड्रोल, क्या होता है विड्रोल? भाग जाना। आपको ये लग रहा है कि मैं ये काम करसूं या मैं ये काम करूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा, तो आप उस काम को करो ही मत, ये विड्रोल हो गया। आपको लग रहा है मैं एग्जाम दूंगा और एग्जाम में 100% असफल हूं, तो दो ही नहीं ना यार। आपने नेट का फॉर्म भर दिया और आपको पता है 100% रिजल्ट अपना 0 आना, आपने पढ़ाई नहीं की, तो आप बेटर है कि नेट वाला पेपर देने ही नहीं जाओ। तो आपने कौन सी युक्ति का अपनाया है? विलोपन। पशु परिचय का फॉर्म भर दिया और आपको पता था बेटा मतलब तो बात को नहीं भर दियो, तो जोश जोश में आके एग्जाम देने जाऊंगा, मेरा रिजल्ट क्या होगा, टेंशन बढ़ रही, घर वाला पूछेगा बेटा रिजल्ट क्या हो, तो बेटा पेपर देने ही मत जाओ। आपको लग रहा है कि मैं यहां परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगा और आप उस चीज को फिर करो ही नहीं, इसको अपन क्या बोलते हैं? भाग जाना, मतलब मैदान छोड़ देना, रण छोड़ दास बन जाना। आगे बात समझ में? लिखो, भावी असफलता को देखकर, भावी असफलता को देखकर, भावी असफलता को देखकर उस कार्य से अपने आप को अलग कर लेना। भावी असफलता को देखकर उस कार्य से अपने आप को अलग कर लेना। भावी असफलता को देखकर उस कार्य से अपने आप को क्या कर लेना? अलग कर लेना। इसको अपन क्या बोलते हैं? विलोपन। भाग जाना। जैसे परीक्षा में असफलता के भय से, जैसे परीक्षा में असफलता के भय से, जैसे परीक्षा में असफलता के भय से परीक्षा देने ही ना जाना, परीक्षा में असफलता के भय से परीक्षा देने ही ना जाना। कितने बच्चों ने ऐसा कारनामा किया है? वेरी गुड, बढ़िया। आपको ये पता लग गया है कि भाई इसमें असफलता सुनिश्चित है, तो उस काम से अपने आप को क्या कर लिया? आपने अलग कर लिया, तो ये विड्रॉल होता है। नेक्स्ट, नकारात्मक व्यवहार। ये भी एग्जाम में नहीं आई है, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ देना। मैं आपको पढ़ा सब रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है। इन अप्रत्यक्ष युक्तियों में 5 युक्तियां बताऊंगा लास्ट में कि इनको पढ़ लेना, बस उन्हीं पे आ जाएगा प्रश्न जो भी आना। ये तो मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि थारा फील नहीं आओ कि देसिंग सर पढ़ाई को नहीं आ बात। नकारात्मक को मतलब है आप ऐसा व्यवहार करो कि लोग आपको नोटिस करें, ये नेगेटिव बिहेवियर है। आपने देखा हो ना, कई जगह ऐसे होते हैं, कई लोग फालतू को माहौल बनाओ, ऐसी एक्टिंग करेंगे कि लोगों की तरफ उनका ध्यान जाए, वो नेगेटिव बिहेवियर है। वो चाहता है कि उसकी तरफ कोई ध्यान दे, लेकिन वो दे नहीं रहा है, तो वो ऐसा रिएक्शन, ऐसा एक्शन कुछ करेगा जिससे लोगों के नोटिस में आ जाए। और ये हर आदमी की इच्छा भी होती है कि यार लोग उसे नोटिस करें, उसके लिए वो ऐसी हरकतें करता है। लड़कियां ज्यादा करती हैं आजकल, उनकी तरफ ध्यान जाए। पार्क में लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है, फिर भी कुछ लोग फूल तोड़ते हैं, नेगेटिव बिहेवियर। मंदिर में लिखा हुआ है फोटो खींचना मना है। मैं जब झुंझुनू था मोतीलाल कॉलेज में एज ए फैकल्टी, तो वहाँ रानी सती मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर, तो मैंने वहाँ इस चीज़ को बहुत नोट किया। वहाँ लिखा हुआ है फोटो खींचना मना है, क्योंकि वहाँ
सोना और चांदी बहुत ज्यादा है उस मंदिर में, जो भी रीजन है। फिर मैंने देखा है लोग मोबाइल से चुपके चुपके फोटो खींचने का पूरा प्रयास करते थे। वो चौकीदार आता था, पकड़ के दो मारी कान पर, मन मजो आ जातो कि यार ठीक है, नोटिस करो, ध्यान में आगो, सब लोग देख रहे हैं। कई लोग माहौल बनाना में बहुत मजा आवे। रास्ते में लड़की जा रही है, लड़का पीछे से आ रहा है, उसने पत्थर उठाया फेंका, लड़की पीछे मुड़ी, सैंडल निकाली और खींच खींच के 5-10 मुंह मुंह पर मारी। मन ही मन खुश हो रहा है, कम से कम ध्यान तो आकर्षित किया। तो ये जो ऐसी व्यवहार हैं आपके, वो सब क्या हैं? वो नेगेटिव बिहेवियर है। मतलब अब अनावश्यक तरीके से कुछ ना कुछ बोल के आप किसी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हो, ठीक है? तो वो सब यही होता है। लिखो, आप लड़कियों ने इस चीज को कई बार फील किया होगा कि आप टैक्सी वगैरह में जा रही हैं, बस में जा रही हैं, तो कोई जबरदस्ती टच हो रहा है, कोई जबरदस्ती पैर के ऊपर ऐसे कर रहा है, ठीक है ना? ऐसा देखा होगा, लड़कियों ने जरूर फील, लड़का तो कौन फील करा, तो कौन करा हुआ, ठीक है? तो लड़कियों ने इस, तो वो नेगेटिव बिहेवियर है उसका। वो फालतू की ऐसी हरकतें कर रहा है कि तुम उसकी तरफ बात करो, देखो, ध्यान दो, चाहे उसको डांटो, उसको पता है डांटेगी, 2-4 गालियां सुना देगी, उसे फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे, उस गाली से भी उसमें पॉजिटिविटी आएगी उसमें। वो ऐसे ही होते हैं, उनके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो इतनी गंदी हरकतें करेंगे, आपको टच करेंगे अनावश्यक रूप से, गलत जगह पे टच करेंगे, आपके फालतू में पैर लगाएंगे, या कुछ भी ऐसी हरकतें करेंगे वो, जिससे आप उसको क्या करो, नोटिस करो। ये नेगेटिव बिहेवियर है। लिख लो, इस युक्ति में व्यक्ति नियम विरोधी व्यवहार करके, इस युक्ति में व्यक्ति नियम विरोधी व्यवहार करके समायोजन स्थापित करता है, नियम विरोधी व्यवहार करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, प्रतिबंधित स्थान पे गाड़ी चलाना, नियम विरोधी व्यवहार करके समायोजन स्थापित करता है, प्रतिबंधित स्थान पे गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाना, प्रतिबंधित स्थान पे गाड़ी चलाना, फूल तोड़ना, कोई भी ऐसी व्यवहार जो मैंने अभी एग्जांपल दिए, कोई भी आ जाएगा, आप समझ जाओ बस। हाँ, नो पार्किंग में गाड़ी लगाना, लड़कियों के वॉशरूम में जाना, नेक्स्ट लिखो, विस्थापन। इसमें बहुत प्रश्न आ रहे हैं बेबी, ग्रेड फर्स्ट में जस्ट इस पे प्रश्न आया है। विस्थापन पे सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं, जबकि ये गौड़ में है, बट बहुत प्रश्न आ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, काफी प्रश्न आ रहे हैं इस पे। विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसको बोलते हैं विस्थापन, बताएं। अरे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कोई मूल उद्दीपक, जैसे भी ग्रेड फर्स्ट में जस्ट प्रश्न आए, इससे पहले बहुत प्रश्न आए, आपको जिस व्यक्ति पे गुस्सा आ रहा है, पापा ने आपको डांटा, तो आप पापा को डांट नहीं सकते क्योंकि बड़े हैं और आपको जन्म दिया, तो आप कैसे डांट सकते हो कि, तो आप किसको डांटोगे? छोटे वाला भाई है, बहन है, उसकी धुलाई करोगे, और उसकी धुलाई करने से आपको अच्छा फील होगा, और ये हमेशा मनुष्य का स्वभाव है, उसमें पॉजिटिविटी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, चीजों का समाधान करना जरूरी होता है। मैंने आपको डांटा तो आप अपने रूममेट के साथ लड़ाई करोगे, ठीक है? पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो शिकार कौन बनते हैं? बच्चे बनते हैं, बनेंगे, और बनना भी चाहिए उनको। वो नहीं बनेंगे तो गुस्सा फालतू में और कहीं निकलेगा, उससे बेटा कि अपने खुद के औलाद को मार लो, अच्छा सा पॉजिटिव वे। तो उसलिए पहले के लोगों का एडजस्टमेंट अच्छा होता था, कहीं ना कहीं निकाल लेते थे, उपलब्ध होते थे। आजकल तो सब अधिकारों वाले हैं, लुगाई का मैं कौन खाऊं, आदमी का ये टाबर खदे मैं क्या खाऊं, कानून में लिखा हुआ है बच्चों को मारना मना है। अब सब जागरूक हो गए, अब मास्टर को दिमाग में खराब रहे, बेचारा बड़े टाबर को मार सके, लुगाई लड़कियां हुए और बड़े टाबर कदे मारना मारा सर, मैं शिकायत कर दिया, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। आप किसको मारे हैं बताओ? तनाव तो बढ़ रहा है,
इसी युक्ति इसलिए बनाई गई है कि इसका प्रयोग आप सबसे कमजोर पक्ष पे करोगे। जहां आप अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर सकते वहां क्या करोगे, नीचे वालों पे व्यक्त करोगे। जो भी आपका कमजोरी, ऑफिसों में देख लो आप, ऊपर वाला नाराज है, ऊपर वाले को ऊपर वाले ने सुना तो नीचे वाले को सुनाएगा, नीचे वाला उसको सुनाएगा, उसका उसको सुनाएगा, लास्ट में चपड़ासी के दो चार थप्पड़ पड़े बेचारा के, वो सुनो आंड है। ये है स्वभाव है, करेगा। तो अभी जस्ट ग्रेड फर्स्ट पे एक प्रश्न आया है कि अभिभावक द्वारा डांटने पर छोटे वाले भाई की धुलाई कर देना, ये कौन सी युक्ति है? ये एग्जाम्पल सेम मैंने अपनी किताब में भी लिख रखा है, ठीक है ना। पिता द्वारा पिटाई होने पर छोटे भाई की पिटाई करना, ठीक है। सास बहू में झगड़ा होने पे बहू जो रसोई में जाके बर्तनों को उठा पटक करती है, दो चार तोड़ दे, रोटी अजीब सी बना दे, सब्जी के मायने मिर्चो ठोक दे खूब सारो, ए लुगावड़िया का काम बहुत करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जरूरी है बेचारी को, बात कठिन निकाले बताओ। इसलिए पहले सब्जी में रोटियां में आम निकल जाती, और नहीं तो भैंस पाड्डी के लात मार लेता लोग, ठीक है, ठीक खींच के हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ गांव में वो तो अडे बड़े तो भैंस पाटे तो सांड हांडे अडे आ कटे मारे तो, ठीक है। आका मारे आते और कटे ला दो, ठीक है ना। तो वो खुद की पार्टी हुए भी मार ले आपके बंदे, ठीक है, बाप करे भी के बेचारे, ठीक है। इससे एडजस्टमेंट संतुलित हो जाए आदमी, कट्ठे भी आएंगी चीज का दे दाड़ लो जिससे थाने पॉजिटिविटी आ जाए, बस बाकी जरूरी बहुत है, इससे संतुलन बनता है। तो लिख लो, इस युक्ति में व्यक्ति मूल उद्दीपक की जगह, मूल उद्दीपक समझ में आ गया, जिसने मारा है उसको मत मारो आप, मूल उद्दीपक की जगह दूसरे उद्दीपक पे गुस्सा उतारता है। इस युक्ति में व्यक्ति मूल उद्दीपक की जगह दूसरे उद्दीपक पर गुस्सा उतारता है। जैसे आप समझ जाओगे इसका उदाहरण आते ही तुरंत, विस्थापन मतलब डिस्प्लेस, दूसरे पे डाल देना है बस। पिता द्वारा पिटाई होने पर छोटे वाले भाई या बहन की पिटाई करना, पिता द्वारा पिटाई होने पर छोटे भाई या बहन की पिटाई करना, पिता द्वारा पिटाई होने पर छोटे भाई या बहन की पिटाई करना, कौन सी युक्ति है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन। कोई भी उदाहरण आ जाएगा मैंने जो जितने बताए। उसके बाद लिखो आप दीवा सौपन, ये भी आई हुई है, कल्पना तरंग भी इसको बोलते हैं, दीवा सौपन, कल्पना तरंग। डे ड्रीमिंग, कल्पना तरंग, दीवा सौपन क्या होती है? हाँ, सोच के वास्तविकता से दूर कल्पना में आनंद ले लेना, और ये कोई गलत है नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है, आप कर लिया करो आप भी, जब आपको लगे कि टेंशन बहुत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम को फाइट कर जाया करो, टॉप कर दिया करो, लड्डू वड्डू खा लिया करो, इंटरव्यू दे लिया करो, मतलब छा जाया करो 10 मिनट में, और छाने के बाद चाय वाय पीने के बाद वापस से धरातल पे आ जाया करो कि बेटा अभी बेरोजगार हूं, अभी पढ़ना है। लेकिन 10 मिनट जब तुम आनंद लोगे ना कल्पना में, वो अच्छा फील करवाएगा आपको, वो नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं है। अति कर रहे हो तो नेगेटिव, बाकी दिन में 5 मिनट आदमी को जरूर ऐसा इमेजिन करना चाहिए कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी जगह जा रहा है, सब चीजें उसे मिल रही हैं। मैंने बहुत किया है, और खेत में जाता था तो मैं हमेशा करता था, आते वक्त और जाते वक्त। कई बार मेरा क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाता था, पहले मैच में मैं सेंचुरी मार लेता था, कई मैचों में मैंने विकेट लिए हैं, 8-8 विकेट भी लिए हैं मैं। कई बार ऐसा हो गया कि लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए होते हैं और मेरे को उतारा गया और मैंने उस पर मार दिया, मतलब बढ़िया हुटिंग हुई है मेरी, बहुत हुआ, सब चीज़ें मैंने, मतलब जितनी भी चीज़ें सब सोची हैं मैंने। ये फॉलोइंग बर्गर मैंने उस समय सोचता था कि मेरी ऐसी फॉलोइंग होगी, मैं ऐसा टीचर बनूंगा, सोच ले, मुझे पता नहीं था ऐसा थोड़ी होगा, मैं उस समय सोच लेता था, कल्पनाएं खूब करता था। तो 2 किलोमीटर का रास्ता था खेत का, निकल जाता था, मजा आ जाता था। मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रहा हूँ, तो इंट्रोवर्ट रहा हूँ तो मैं ज़्यादा दोस्त मेरे वगैरह थे नहीं, बात भी नहीं करता था, तो मेरे पास एकमात्र मनोरंजन का माध्यम क्या था?
दिवास्वप्न, कल्पना तरंग। तो मैं खूब आनंद लेता था इसके अंतर्गत, पता नहीं क्या क्या बन जाता था। कई बार फिल्मों में अभिनेता बन जाता था ऐसे चलता चलता। हीरोइन तो क्या बताऊं तुझे, अब सब राज थोड़ी खुलवाएगा। जो भी हीरोइन आपको पसंद होती थी उसी को इमेजिन करोगे आप, जो भी आपको पसंद होती थी उसी को इमेजिन करोगे। तो जो भी होती थी, मतलब आप आनंद ले लेने चाहिए जिंदगी में, फोकट में जद मिलने जद। फोकट में मतलब 5 मिनट में जो था ना आनंद ले, इसको ले लियो कि फिर वास्तविक धरातल पे आके पढ़ता था मैं। थाली जाए थोड़ी की भी कल्पना में, बट हीरोइन के बारे में सोच लियो तो हीरोइन के बारे में सोच रहा हूँ, धरातल पे जल्दी आ जाता था मैं। तो गलत कुछ भी नहीं है, आप भी ले लिया करो। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप उसमें बहुत शांत होकर कोई एक ऐसी चीज के बारे में इमेजिन कर रहे हो जो आपकी लाइफ में आप आकर्षित करना चाह रहे हो। डे ड्रीमिंग है जिसमें आप बदल रहे हो। विजुअलाइजेशन का मतलब है किसी एक विचार को लेकर आप सोच रहे हो कि यार मैं मतलब ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में ये चीजें होंगी, केवल आप वही इमेजिन कर रहे हो, ठीक है ना। वो तो है विजुअलाइजेशन, जिसमें किसी एक विचार को लेकर आपके दिमाग में कि मुझे एक बहुत सफल टीचर बनना है, मुझे एक ऐसा बिजनेसमैन बनना है, मेरे पास ये चीजें होंगी। और कल्पना, डे ड्रीमिंग का मतलब है दिन में 20 बार आपके विचार आते हैं जो कभी किसी चीज को लेकर आता है, कभी उसके बारे में इमेजिन करते हो। कभी आप चलते हुए रास्ते में ऐसे करते हो कि मैं अपनी थड़ी लगाऊंगा यहाँ पे और उसमें भीड़ आएगी, 2 घंटे लगाऊंगा। मैं तो 2 घंटे वाला भी डे ड्रीमिंग करता था कि जब जयपुर रहा तो मैं सोचता था कि यार अपने भी एक होगी अच्छे से। तो उस समय पता नहीं था गवर्नमेंट नौकरी लग जाएंगे क्या, तो उस समय ड्रीमिंग करता था कि अपना एक छोटी सी थड़ी लगाएंगे और उस पर इतनी गजब की चाय बना के बेचेंगे कि यार दुनिया आएगी साली पीने के लिए। वो भी डे ड्रीमिंग था। विजुअलाइजेशन होता है कि जिसमें आप केवल एक ही विचार के बारे में इतना सोचना शुरू कर दो कि तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उसको ग्रहण कर ले और फिर वो उसको रिवर्स करना शुरू कर दे, वो फैलाना शुरू कर देगा, चारों तरफ भगाना शुरू कर देगा। फिर उससे जुड़ी भी जितनी भी चीजें हैं वो सब मिलकर उस विचार को सही करने के लिए अपनी ताकतें लगाना शुरू कर देंगे। आपकी लाइफ में वो चीजें आने शुरू हो जाएंगी। वो है विजुअलाइजेशन। तो ये तो एक प्रोसेस है गजब वाली। इसमें अनकॉन्शियस माइंड को आप सिग्नल देते हो और अनकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल माइंड होता है। वो जिन चीज़ों को रिवर्स करना शुरू कर देता है, फैलाना शुरू कर देता है, फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती हैं। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ जाएंगे जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिर उससे कड़ी मिलेगी, वो मिलेगा, मतलब वो ताकत ही काम करेगी फिर, जो तुम्हारी जिंदगी में अपने आप तुम्हें मोड़ मिलते जाएंगे। सब तुम्हें रूममेट अच्छा मिल जाएगा, पढ़ने वाला मिल जाएगा, तुम बहुत पढ़ाई करोगे, वो तुम्हारी कमियों को बताने वाला, वो सब चीजें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। वो अनकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। डे ड्रीमिंग में कहा कर सकते हो तो क्या दिक्कत है। विजुअलाइजेशन और क्या है, ड्रीमिंग ही तो है एक प्रकार से, बट उसमें एक विचार है बस जो बदलता नहीं है, उसी के बारे में सोच रहे हो आप। ये विजुअलाइजेशन। लिखो, हवाई किले बनाकर समाज ने स्थापित करना। हवाई किले, हवाई किले जानो ना, जो ढह जाते हैं, पता चलता है बेटा 10 मिनट बाद में कुछ ही नहीं है। जिस हीरोइन के सपने ले रहे थे वो हीरोइन किसी और के साथ सेट है। हवाई किले बनाकर समायोजन स्थापित करना। हवाई किले बनाकर समायोजन स्थापित करना, ये कौन सी युक्ति है? डे ड्रीमिंग। उदाहरण आ जाएगा, कोई भी समझ जाओगे आप। एक है सहानुभूति, सिंपैथी। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, छोड़ देना। सहानुभूति, सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी किसको बोलते हैं अपन? सहानुभूति होती है दुखद स्थितियों में अपन दूसरों के पास अपने दुखड़े रोते हैं, उससे अपना एडजस्टमेंट होता है। आपने देखा होगा कि अपने लाइफ में कोई भी होता है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो अपन 2-4 लोगों को बताते हैं, यार पता है क्या मेरे साथ क्या हुआ, वो मेरी रूममेट थी ना, इतनी गंदी निकली, पूछ मत, पता है उसने क्या किया। तो इससे क्या है कि अपन आग लिखेगी, हाँ ऐ की ही, अरे भाई रे बहुत छोरी मिल रहे हैं, मैंने भी कि 2 मिली ही, ठीक है, तेरे साथ तो बहुत ही गलत करे यार, टेंशन मत ले, देख ही हुए ना, थाना आप बढ़िया लगे, हाँ और फेंक 2-4 बात, ठीक है ना। तो इससे कि पॉजिटिविटी आओगी। इसलिए आदमी कभी भी दुखी होता है तो देखना कि वो दूसरे से बात करता है, और बात करने के बाद वो अगला क्या करता है, संवेदना व्यक्त करता है कि देख तेरे साथ गलत हो, चिंता मत कर, सब बढ़िया होगो, एक खराब मिली तो क्या है, आगे बढ़िया मिल सी।
ए की बात करें जैसे सभी को एडजस्टमेंट जल्दी हो जाए, इसलिए लड़कियां ज्यादा सहानुभूति अर्जित करने वाली बातें करेंगी और सहानुभूति लेती भी हैं। लड़के क्या है, कम करते हैं, वो गोपनीय ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, रहस्यात्मक बोलते हैं अपन इनको, कि ये चीजों को जल्दी ओपन नहीं करते हैं। ये एक तभी ओपन करते हैं जब थोड़ा सा कुछ लगा लेंगे ना, उसके बाद अपने रहस्य बताएंगे। बाकी बाकी लड़कियां जो होती है ना, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं बात करूं, मेरी भाई भी हूं तो बताऊं कि यार देख मन मेरे साथ गए की बात हुई, मन बाएं बात बोली। इसलिए लड़कियां बातों को छुपाती नहीं, इसलिए ज्यादा खुश रहती हैं। इनके चेहरे पे ग्लो रहने का रीजन यही है। भैया थे सोचोगे क्रीम लगा हमारा, क्रीम का रिम क्यों असर गुन करें, क्रीम वालों दिमाग से निकाल दीजिए, थे जे क्रीमा का डब्बा लला रख दीजिए जवानों, कुछ नहीं होना है। ओरिजिनल ग्लो जो आता है ना, वो आता है खुशी से, चीजों को बता देने से, वो आपका चेहरा चमकता है। तो जिसकी लड़की को चेहरा चमकने पर इंटरेक्शन बहुत अच्छा है उसका, वो खुश रहती है, चीज़ों को शेयर करती है, ठीक है, उसकी लाइफ में कुछ अच्छे रिलेशन है, इससे उसका चेहरा ग्लो करता है। और जिस लड़की का चेहरा ग्लो नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये है कि है रिश्ते कम है, और रिश्ते जो हैं वो बोझिल वाले रिश्ते हैं, जो उसकी भावनाओं को नहीं समझते वो रिश्ते हैं। तो ग्लो का रीजन यही है और कोई रीजन नहीं है। कोई दुनिया की क्रीम ऐसी नहीं है जो आपके चेहरे पे ग्लो ला सकती है। ग्लो आता है रिश्तों से। आ रही बात समझ में? लिखो, इस युक्ति में व्यक्ति दुखद स्थितियों में, दुखद स्थिति जान को ना, कोई भी गलत हो जाए थारा सके, छोड़ जाए कोई जना, बहान के बताऊं मन बेरो को नहीं हो, वो ऐ को निकला गो, मैं बहुत चाहिए, बहुत टिफिन लेके गई भी के लिए, तो सोच कौन सा है, सुबह 5 बजे उठ के बनाती भी के लिए, लेकिन आराम में को निकलो एग्जाम से 2 महीना पहले छोड़ के गए हो, बाप करो क्या जोगो ही को नहीं हो। अब आग लिख देगी, चिंता मत कर, मेरे साथ भी 2 बार हो गए हैं जरा लगा। हाँ यार, जरा जरा पॉजिटिविटी आवे, ठीक है यार। तो इससे क्या है कि लड़की खुश हो जाती है, उसकी पॉजिटिव मतलब उसका जो दिमाग खराब रहता है वो थोड़ा सा संतुलित होगा। ये अच्छी चीज़ है, ये लड़कियां अच्छी रहती हैं और लड़के दबाते रहते हैं, यार बताया तो बड़ी ओपन हो जाएगी बात, ठीक कौन लगे, तो बस घुटबो करें अंदर ही अंदर। लिखो, दुखद स्थितियों के प्रति सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करता है, करती है, जो भी लिखा। इस व्यक्ति में व्यक्ति दुखद स्थितियों के प्रति सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करता है। दुखद स्थिति में सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करता है। समझ में आई क्या युक्ति? मतलब आपको दुख दर्द रोनो अगला के सामने। देखो 2 चीज है, आपको सबको स्वभाव अलग अलग हुआ है। मनोविज्ञान ये कहता है कि आप यदि अपने दुख दर्द को लोगों के सामने ज्यादा रोते हो तो आप कमजोर व्यक्तित्व हो। क्या हो? कमजोर हो। रोना नहीं चाहिए वैसे, बट अपना स्वभाव हो जाता। जैसे मान लो मेरे साथ कोई भी चीट हो जाता तो मैं बोल देता हूं, मैं 2-4 लोगों के सामने मेरे वो दिमाग में आ जाएगा। तो मनोविज्ञान इसको ये मानता है गलत है। आपके साथ कुछ भी गलत हो गया, मान लो आपके कोई पैसे खा गया, किसने चीट कर दिया, तो फिर आप उसको रिपीट करते हो ना, तो उससे अगला आपको और कमजोर मानने लग जाता है। तो एक साइकोलॉजिकल बात तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी बातों को, आपके साथ कितना भी बड़ा चीट हो जाए तो आप दूसरों के सामने बार बार उसको शेयर मत करो। 1-2 दोस्त अपनी लाइफ में ऐसे रखो जो बहुत सच्चे हैं, उनके साथ उस बात को शेयर कर लो। बाकी हर आदमी के सामने अपने दुखड़े रोओगे तो आपकी पर्सनैलिटी को बेहद कमजोर आंका जाएगा, हर आदमी फिर आपको यूज करना शुरू कर देगा, ये याद रखना। नेक्स्ट, कितनी युक्ति होगी? प्रतिस्थापक, सबस्टिट्यूट। ये एक बार कोई प्रश्न आया हुआ, कौन सी एग्जाम में आया पता नहीं। प्रतिस्थापक क्या होती है? प्रतिस्थापक, प्रतिस्थापक होता है कि आपका लक्ष्य मूल लक्ष्य के स्थान पे कोई छोटा लक्ष्य अपना लेना। एक प्रकार से कॉम्पेंसेशन का ही पार्ट है, बट ये अलग से नाम आए, भाषा है, तो आप यही करके आना। जैसे एक प्रश्न आया हुआ है कि एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता था, वो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो वो मेल नर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? मेल नर्स बन जाता है। तो उसने क्या किया? सबस्टिट्यूट किया। क्या किया? सबस्टिट्यूट। ठीक है, एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता था, नहीं बन पाया, तो उसने कोचिंग खोल ली, तो वो प्रतिस्थापक है। मूल लक्ष्य के स्थान पे छोटा लक्ष्य बना लेना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापक। तो लिख लो, इसमें मूल लक्ष्य के स्थान पे
छोटे लक्ष्य को अपनाया जाता है कि जो तो आप बन नहीं पाए, जो बनना चाह रहे थे वो तो क्या करो आप, छोटे वाला अपना लो। मूल लक्ष्य के स्थान पे छोटा लक्ष्य अपना लेना। मूल लक्ष्य के स्थान पे छोटा लक्ष्य अपना लेना। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया बच्चे हो आप, इतने प्यारे बच्चे। क्या लिखो इसमें? डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाला गधों का डॉक्टर नहीं, वो लिखो मेल नर्स। मेल नर्स बन जाता है। जेके भी था ना नर्स वगैरह फ्रस्ट्रेशन दिखा ना नर्स का मैंने कंपाउंडर में। भाई मान लीजिए भाई नीट की तैयारी करने गया है, अब आपको बैठे को नहीं बाद में वो इमरजेंसी में प्रतिस्थापक रूप बना जब बाकी फ्रस्ट्रेशन दिखोगे बाकी जेकी नर्स नर्स को बना के रखे ना बहुत खुश रहेगी, बिको बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा, इंजेक्शन बहुत प्यार से लगाओगी। और जगह था कई नर्स आएंगी मिलेंगी अजीब सी, कई कंपाउंडर आएंगे मिलेंगे जगह पाडा के ठोके भाई इंजेक्शन ठोके। हर जगह डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी करने गया कोटा सीखकर, बाद में मैं बन बन पाया, जब लास्ट में क्या बना मजबूरी बस कंपाउंडर। तो बम फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, तो बजट भी मरीज ने देखा तो बाको मन करे कि गाल दे रखे इसकी, ठीक है ना, तो भाई ठोके। बाकी नर्स और कंपाउंडर दोनों के हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, जो रियल में दिल से बने, फीलिंग का फर्क होता है। तो कई थाना लगाऊंगा हाथ है पत्ते कौन चालो कद इंजेक्शन निकाल लियो, और कई लगाऊंगा पाडा का लगाया हुआ है सालो ठीक है ना, बहुत दर्द करने पड़ा। तो बस से समझ जा जो कि वो डॉक्टर बनने गए हो और बाद में मजबूरी बस के बड़े हो नर्स बने, प्रतिस्थापक हो गया। आगे लिखो प्रक्षेपण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो एक तो जत्ता थे सिग्नल लगा उसको बता लगा ले जो, बहुत इंपॉर्टेंट युक्ति है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इतना सा प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना। आप अपनी असफलता के पीछे किसी दूसरे कारक पे डाल दो, बस आपको तो डालना है, दोषारोपण करना, मतलब एक प्रकार से दोषारोपण की प्रवृत्ति प्रक्षेपण है। कि अभी जैसे ग्रेड फर्स्ट में प्रश्न आया वो ये था कि एक बच्चा असफल होने पर अपने कक्षा टीचरों के प्रति आलोचनात्मक है, तो युक्ति कौन सी है? प्रक्षेपण है। वो आलोचना उनकी कर रहा है, वो प्रोजेक्शन कर रहा है। एक प्रश्न आया ग्रेड फर्स्ट में, एक बच्चा असफल होने पर असफलता का जिम्मेदार असहयोगी कारक को देता है। असहयोगी मतलब मेरे पापा ने सपोर्ट नहीं किया, टीचर्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्त नहीं, तो असहयोगी कारक दे दिया, मतलब वो प्रक्षेपण है। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, तो आप अपने अंदर कमी है उसको आप दूसरों के अंदर देखना शुरू कर देते हो, ये प्रक्षेपण होता है। लिख लो, अपनी कमी या दोष को, अपनी कमी या दोष को दूसरों पे डाल देना, अपनी कमी या दोष को दूसरों पे डाल देना, अपनी कमी या दोष को दूसरों पे डाल देना। जैसे नाचने जाने आंगन टेढ़ा, एक तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, और बताओ, और असफल होने पर शिक्षकों की आलोचना करना, 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 असफल होने पे असहयोगी कारक को दोषी ठहराना, असफल होने पर असहयोगी कारक को दोषी ठहराना। असहयोगी कारक समझ गए? खिलाड़ी आउट होने पे बैट को जोर से पटकता है, प्रक्षेपण कर रहा है, वो कहता है पिच खराब थी, प्रक्षेपण है, बॉल खराब थी, प्रक्षेपण है, बैट खराब था, प्रक्षेपण है, पेन खराब था, प्रक्षेपण है।
ये मूल युक्तियां हैं। मैंने किताब में 4-5 और भी डाल रखी हैं, बौद्धिकीकरण, विलोकन, वो नहीं आती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या, आती भी नहीं है वो कभी। ये इतनी पढ़ लेना बहुत। आप ये समायोजन टॉपिक यहाँ पे आप बंद कर देंगे।